नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास अपनी चल रही है। संपूर्ण सिलेबस अपन ने तैयार कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर से आप सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें मोबाइल नंबर के साथ में लॉगिन हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको संपूर्ण क्लास 12 का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी कोर्स जो है आरबीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है, परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और उसमें रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ फाइल है, नोट्स वगैरह है, फाइल कैसे बनाए जियोग्राफी प्रैक्टिकल की वो भी है, उसके साथ साथ में मॉडल प्रश्न पत्र भी है। तो सभी साथी जुड़े सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें अपन देखेंगे आज अपना बिंदु है पर्यावरणीय चुनौतियां। इसका पार्ट फर्स्ट है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था बुक है, उसका अंतिम चैप्टर है। तो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुभारंभ करते हैं इन शब्दों के साथ में कि साथियों, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भावों और इन शब्दों के साथ में वर्ष 2026 इस नव वर्ष का आगाज करते हैं और इन्हीं विचारों, इन्हीं शब्दों के साथ में कि भरपूर मेहनत के साथ में आगे बढ़ेंगे और अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो अवश्य हम कामयाब होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त का परिणाम है। तो ये ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे खाली जगह आ गई है। तो खालिस्तान लगभग 9 प्रश्न जो है आपके खालिस्तान के आते हैं, है ना, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या लिखा जाएगा, तो द्रव्य और ऊर्जा। यहाँ कौन सा शब्द आएगा, द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हमें देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आएंगे। तो सारे प्रश्न यहाँ पे मैंने बहुत शानदार क्लास है रिकॉर्ड बंद करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। संपूर्ण जो क्लासें हैं बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो जरूर आप जुड़ेंगे। दूसरा प्रश्न, प्रदूषकों के प्रवाहित और विकसित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो विकसित होने का माध्यम यानी प्रदूषक कहाँ से निकलता है, कहाँ से वातावरण में मिलता है, तो उसके बेस पे प्रदूषण के कितने प्रकार है। तो 4 प्रकार है। कितने हैं, 4। एक तो है जल प्रदूषण, एक है वायु प्रदूषण, एक है भू या मृदा प्रदूषण, एक है ध्वनि प्रदूषण। तो यहां 4 प्रकारों का प्रदूषण है, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहला आता है जल प्रदूषण। किसे कहते हैं जल प्रदूषण? भाई किसी भी तत्व में अवांछित तत्व घुल जाते हैं, चाहे जल की बात कर लो, चाहे हवा की बात कर लो, चाहे भूमि की बात कर लो। अवांछित तत्वों के घुलने से जब वो जैविक समुदाय के प्रति हानिकारक हो जाता है तो उसको अपन प्रदूषित कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब जल की बात आती है तो जल में अवांछित तत्व, अवांछित वो तत्व जो मनुष्य के लिए या जैविक समुदाय के लिए हानिकारक है। मनुष्य कह दो चाहे जैविक समुदाय कह दो, है ना, आदि के लिए हानिकारक, अवांछित है, जो आवश्यक नहीं है। तो ऐसे तत्व यदि इसमें मिल जाते हैं तब यह जल प्रदूषित कहलाता है। तो अवांछित तत्व घुलने से जल का मानव और जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है ना। तो इसमें अवांछित तत्व घुल जाते हैं, जैसे मिट्टी घुल गई है ना, कृषि अपशिष्ट घुल गया, औद्योगिक अपशिष्ट घुल गया है ना, मृदा घुल गई है, और भी अन्य जो ठोस कचरा जिसको कहते हैं वो घुल गया है। तो जिसके कारण से जल है मानव मात्र के लिए हानिकारक हो जाता है, तो उसको अपन जल प्रदूषण में शामिल करते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण के प्राकृतिक सोर्स। 2 प्रकार से जल प्रदूषित होता है। एक तो होता है मानवीय सोर्स, है ना, मनुष्य अपने क्रियाकलापों से, और दूसरा होता है प्राकृतिक। अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है अपने क्रियाओं से, जैसे नगर का अपशिष्ट डालता है, उद्योग का अपशिष्ट डालता है ना, कृषि के अंदर विभिन्न रसायन यूज करता है। इन सब कार्यों से जल प्रदूषित होता है। प्राकृतिक के अंदर किस प्रकार से होता है, तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हो गए, जैसे अपरदन से मिट्टी बह करके आई, उस भूस्खलन से मिट्टी बह करके आई, वो उसमें शामिल होगी। तो ये कई ऐसे कारक है जो जलीय जीव है वो मर गए, सड़ गए जल के अंदर, तो उनसे भी वो जल है प्रदूषित हो गया। तो ये मानवीय और प्राकृतिक 2 कारकों से
इसके स्रोत आते हैं तो दो प्रकार के स्रोत है। जब प्राकृतिक स्रोत की बात आती है तो ये कौन कौन से है, तो इसमें अपरदन शामिल कर दिया, भूस्खलन शामिल कर दिया, पेड़ पौधों और मृत पशुओं के सड़ने गलने से भी जल प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार से यदि अपन लिखते हैं तो आपको इसमें अंक जो है निर्धारित है वो पूरे में से पूरे अंक मिल सकते हैं। लेकिन लिखने का तरीका आपका भरपूर अच्छा और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न आता है कि जल प्रदूषण में मानवीय स्रोत से भी मैंने चर्चा कर दी कि मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं। तो मानवीय क्रियाओं के द्वारा यथा घरेलू अपशिष्ट, घर के अंदर जो भी कचरा है, घर का जो भी सामान है, वेस्टेज है, फटे पुराने कपड़े हैं या टूटा हुआ सामान है, तो सारा अपन कहाँ डाल देते हैं, जल स्रोतों में डाल देते हैं। इसके कारण वो अपशिष्ट से जल प्रदूषित हो जाता है। नगरीय अपशिष्ट, नगरों के अंदर सीवरेज का पानी है, नगरों की गंदगी है, नगरों का वेस्टेज है, सब्जी मंडी की गंदगी है, औद्योगिक अपशिष्ट है, सब डालते हैं अपन, जिसके कारण नगर प्रदूषित हो जाता है। तो ये सब कौन से है, मानवीय स्रोत, क्योंकि मनुष्य उत्तरदायी है इन स्रोतों के लिए, जिस कारण से जल प्रदूषित हो रहा है, तो ये मानवीय सोर्स में शामिल होगा। अगला प्रश्न कैसा होगा, क्या होगा, देखिए वायु प्रदूषण में शामिल तत्व कौन कौन से। जब वायु प्रदूषण की बात आती है तो वायु प्रदूषण कहते किसे हैं, तो मैंने कहा कि जब वायु में अवांछित तत्व घुल जाते हैं तब वायु प्रदूषित हो जाती है। अब इसमें अवांछित तत्व कौन से होते हैं, पूछ ले वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो वायु में अवांछित तत्वों के घुलने से यथा जहरीली गैसों के घुलने से, धुआं और धूल के कणों के घुलने से वायु का मनुष्य मात्र के लिए हानिकारक हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। तो इसमें कौन से तत्व घुलते हैं जिसके कारण यह हवा प्रदूषित होती है, तो इसमें सल्फर के ऑक्साइड SO2 SO3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोकार्बन अमोनिया, सीसा, एल्डेहाइड, एस्बेस्टस और बेरिलियम आदि तत्व यदि हवा के अंदर घुल जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से मनुष्य और जैविक समुदाय के लिए काफी हानिकारक होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये तत्व जब घुली हुई हवा मनुष्य के संपर्क में या जैविक समुदाय के संपर्क में आती है तो उनको शारीरिक हानि पहुंचाती है। इसीलिए ये हवा कैसी मानी जाती है, प्रदूषित मानी जाती है। तो इसको प्रदूषित हवा कहा जाता है। फिर आता है अगला प्रश्न, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या। अब कहां कहां से वायु प्रदूषित होती है, कौन कौन से सोर्सेज है जहां से धुआं, मिट्टी, है ना, आदि हवा में मिलती है। तो देखिए, एक तो आता है कोयला, पेट्रोल और डीजल, इनके दहन करने से, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि को जलाने से जो धुआं निकलता है, जो कार्बन जलता है उससे कार्बन और शीशा निकलता है, तो ये सब मनुष्य के लिए वायु प्रदूषण में मिलने के बाद में काफी हानिकारक होता है। और ये जो ईंधन है इनको जैव ईंधन कहा जाता है, जैविक ईंधन, ठीक है, इनको जैविक ईंधन कहा जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं इनका निर्माण जो होता है उसके लिए प्राचीन समय में वनस्पतियों और जीव जंतु के नीचे दबने से, औषधि शैलों में दबने से इनका निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है, ऐसे साक्ष्य है। तो इसलिए इनको जैव ईंधन या जैविक ईंधन कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछ ले जैविक ईंधन किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम, खनिज तेल और जो कोयला है इनको जैव ईंधन या जैविक ईंधन के रूप में पुकारा जाता है। इसके अलावा औद्योगिक प्रक्रम यानी उद्योग से निकला हुआ वेस्टेज, ठोस कचरा और वाहित मल यानी शहरी क्षेत्र जो नदियों के किनारे है जहां से सीवरेज का पानी खुले वातावरण में डाल दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है। यहाँ खुले वातावरण की बात है, तो वायु प्रदूषण की बात है, तो खुले में जो गंदगी है वो डालना, जिसके कारण उसमें जो कण है वो हवा के अंदर, जहरीले कण हवा में घुल जाना, फिर मानव मात्र के लिए वो हानिकारक हो जाना, ठीक है। तो ये वायु प्रदूषण के प्रमुख सोर्स है। यहाँ से ये वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक है, वो निश्चित होते हैं और हवा को प्रदूषित करते हैं, ठीक है ना, लिख देंगे आराम से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण में सन्निहित पदार्थ कौन से। अब जल यदि प्रदूषित हो गया तो उसमें से कौन से तत्व मिले हैं जिसके कारण वो जल प्रदूषित है या जल प्रदूषित हुआ है। तो इसमें देखिए जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है बदबूदार, कोई भी चीजें जो बदबूदार सड़ी गली है वो अपन ने पानी में डाल दी। घुलित और निलंबित ठोस कण, यदि ऐसे कण जो है वो घुले हुए है या फिर उसमें निलंबित है, जैसे फ्लोराइड घुला हुआ है लेकिन वो मानव मात्र के लिए काफी हानिकारक है। इसके अलावा अन्य तत्व जो ठोस है
और वो जल में घुले हुए नहीं है, वो निलंबित जल के साथ प्रवाहित है, जैसे कागज हो गए, कांच के टुकड़े हो गए, अन्य कोई सामान प्लास्टिक का हो गया, तो आदि यदि अपन जल में डाल रहे हैं तो वो हानिकारक है। इसके अलावा अमोनिया, यूरिया, क्योंकि यूरिया का उपयोग बहुत अधिक अपन कर रहे हैं नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में, आज कृषि के अंदर बहुत अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग हो रहा है, कारण कि भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है, सिर्फ जलोढ़ को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा नाइट्रेट, नाइट्राइट और फ्लोराइड्स है, और फ्लोराइड्स के साथ साथ में कार्बोनेट्स है, तेल और ग्रीस है, कीटनाशक है और कीटकनाशक है। यानी विभिन्न प्रकार की फसलों के अंदर वर्तमान में अपन बीज यूज कर रहे हैं कौन से, संकर किस्म के, और इन संकर किस्म के बीजों के अंदर रोग प्रतिरोधक कैपेसिटी बहुत कम होती है। इस कारण से इनकी फसलों को बचाने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव करना होता है, और ये कीटनाशक जो है वो मिट्टी में मिलकर के जल में घुल जाते हैं, जो मनुष्य के लिए और अन्य सभी जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होते हैं। पीड़कनाशक अपन आजकल खरपतवार नाश करने के लिए क्या करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, यानी मनुष्य जो खुद मेहनत करता था उसको तो बंद कर दिया है, और शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता अपना करके और खरपतवार नष्ट करने के लिए स्प्रे कर देता है, जो कि काफी अधिक हानिकारक और विषैली रसायन होता है, जो सभी जीवों के लिए हानिकारक। तो ये भी एक प्रकार से कहें तो जल प्रदूषण के लिए काफी अधिक उत्तरदायी है। इसके अलावा टेनिन है, सल्फेट है, सल्फाइड है, और भारी धातुएं जैसे सीसा है, आर्सेनिक है। आर्सेनिक होता है जब जल के अंदर काफी अधिक जल का दोहन हो जाता है और उसमें बहुत अधिक मात्रा में भारी धातुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, उसमें फ्लोराइड की सांद्रता बढ़ जाती है, उसमें शीशा की सांद्रता बढ़ जाती है, तब वो पानी जो है कैसा हो जाता है, आर्सेनिक और जहरीला हो जाता है। बिहार में इस तरह के जो आर्सेनिक युक्त जो जल क्षेत्र होते हैं उनको संख्या कहा जाता है, यह प्रश्न भी है। तो पारा, मैग्नीज और रेडियोधर्मी पदार्थ आदि के घुलने से जल है वो प्रदूषित हो जाता है। अब यहाँ शब्द आए रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से होते हैं, तो ये यूरेनियम, थोरियम, ठीक है ना, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम जो ऊर्जा के तत्व होते हैं, ये मुख्य रूप से जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जल के साथ में घुल करके जल को है प्रदूषित कर देते हैं। तो इस तरह से यदि अपन ने शानदार तरीके से यदि लिख दिया है तो आपको यहाँ जो नंबर है आपके कन्फर्म अच्छे आएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भू प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक। अब भूमि, क्योंकि मिट्टी जो है उसकी ऊपरी परत बड़ी महत्वपूर्ण है, मृदा यानी धरातल की वह ऊपरी परत जिसमें जीवांश और उर्वरक जीवांश और वनस्पतियों के अंश पाए जाते हैं, जो कृषि कार्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मिट्टी ये या मृदा कहलाती है, जो काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अब मिट्टी है उसकी क्वालिटी भी कम हो रही है ना, इसके अंदर भी प्रदूषण बढ़ रहा है। किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा जो है वो मिट्टी में डाल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल रसायन खेती में डाल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक और पीड़कनाशक जो है वो खेतों में डाल रहे हैं, तो ये सब कारक है जो मिट्टी के लिए प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन कौन से कारक देखिए, मानव व पशु मल आदि, मानव और पशु का मल यदि सीधा अपन खेतों में डालते हैं जो हानिकारक है। विषाणु, जीवाणु और रोगवाहक, कीटनाशक, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक अपने उपयोग करते हैं। उर्वरक बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी में अपन आज डाल रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में है, खादों का उपयोग है वो किया जा रहा है। इसके अलावा क्षारीयता, फ्लोराइड्स और रेडियोधर्मी पदार्थ है, ये मिट्टी या भू प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अब पूछ ले भू प्रदूषण किसे कहते हैं, तो मिट्टी के अंदर अवांछित तत्वों के घुलने से जब मिट्टी वनस्पतियों के उगने के लिए या जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाती है, तो ऐसी मिट्टी प्रदूषित भूमि या भू प्रदूषण के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, वो है प्रदूषित जल से कौन सी बीमारियां हो जाती है। अब प्रदूषित जल के सेवन करने से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती है देखिए, तो प्रदूषित जल के सेवन से दस्त, जिसको डायरिया कहा जाता है, आंतों में कृमि, है ना। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी 4-5 प्रकार का होता है, जो लीवर के लिए काफी हानिकारक होता है ना। लीवर को इसमें ये एक प्रकार से कहे तो ये डैमेज कर देता है, और इससे होने वाली बीमारी को अपन पीलिया कहते हैं, जिसके कारण काफी हद तक ये इतना हानिकारक है कि कई बार मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये दूषित जल के कारण ऐसा होता है। आजकल इसके टीकाकरण शुरू कर दिया है सरकार ने, काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है। हैजा भी दूषित जल जनित बीमारी है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो किससे होती है, दूषित जल के सेवन से होती है ना। हालांकि वर्तमान में इन बीमारियों पर काफी अधिक हद तक
कंट्रोल और नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन काफी अधिक मात्रा में बीमारियां आज भी लोगों को प्रभावित कर रही है। अगला प्रश्न, अगला है उर्वरक के अधिक उपयोग से मृदा में किस तत्व की प्रधानता या अधिकता हो जाती है? तो नाइट्रेट की, क्योंकि हम सबसे अधिक उपयोग क्या करते हैं? यूरिया, और यूरिया क्या है? नाइट्रोजन का यौगिक, ठीक है ना। तो यूरिया नाइट्रोजन का यौगिक है, तो अधिक मात्रा में यदि इसका सेवन करेंगे, मिट्टी में बहुत अधिक डालेंगे, तो नाइट्रेट के सांद्रता मिट्टी में बढ़ जाती है और आगे चल करके ये मिट्टी है उतनी अधिक लाभदायक नहीं होती। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार, WHO के अनुसार भारत में कितनी बीमारियां जल जनित है? तो कुल बीमारियों का कितना प्रतिशत भाग है? 1/4 यानी 25% बीमारियां भारत में जो है कुल बीमारियां जो हो रही है उसका 25% भाग यानी 1/4 भाग जो मुख्य रूप से है किससे होता है? तो जल, दूषित जल के सेवन से, दूषित जल के प्रभाव से मुख्य रूप से होता है। कितनी? 1/4। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी किस स्थान पर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो गंगा पर के प्रदूषण की बात आती है तो कानपुर और वाराणसी के पास, क्योंकि यहाँ अपन कहते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में यहाँ प्रदूषित है। कानपुर के अंदर जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, कपड़ा उद्योग काफ़ी फेमस है यहाँ पे, तो यहाँ जितने भी औद्योगिक अपशिष्ट है और शहरी अपशिष्ट है वो नदी में डाल दिया जाता है। दूसरा, वाराणसी के आसपास में अपने धार्मिक क्रियाक्रम बहुत अधिक होते हैं, तो उस कारण से भी गंगा जो नदी है वो काफ़ी अधिक वेस्टेज के मिलने से प्रदूषित हो चुकी है। दूसरा है यमुना किस स्थान पर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो यमुना दिल्ली और उत्तर दिल्ली के आसपास में यमुना इसलिए प्रदूषित है कि दिल्ली की सारी गंदगी है उसका प्रवाह कहाँ किया जाता है? यमुना नदी के अंदर। और उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन के आसपास में भी यह काफी प्रदूषित नदी है यमुना। चंबल नदी इसमें आकर के मिलती उससे पहले बहुत अधिक प्रदूषित है। चंबल के मिलने के बाद में कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा शुद्ध पानी आकर के मिलता है तो इसके जल की क्वालिटी है थोड़ी चेंज होती है, अन्यथा ये काफी प्रदूषित नदी है। फिर है गंगा सफाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपना मिशन भी लिया था कि गंगा की सफाई मैं कर दूंगा, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे एक मिशन चलाऊंगा इसमें गंगा है उसकी सफाई करेंगे। तो इसके लिए जून 2014 से एक कार्यक्रम चलाया गया, नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य थे कि गंगा को किस प्रकार से प्रदूषित होने से बचाया जाए, किस प्रकार से उसको शुद्ध रखा जाए। तो इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, अब सूची भी मैंने यहाँ पे डाली है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या रखे गए थे। तो इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य है शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना। जो जो शहर नदी के किनारे है वहां का जो सीवरेज का पानी जो नदी में डाला जा रहा है उस पानी को नदी में डालने से रोका जाए। जो सीवरेज का पानी है उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाए, अलग से व्यवस्था की जाए और उसको नदियों में नहीं छोड़ा जाए। दूसरा है औद्योगिक प्रवाह की निगरानी। जो भी औद्योगिक अपशिष्ट है नदियों में डाला जाता है उस औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी एक ऐसी टीम बना दी जाए ताकि वो नदी की निगरानी करे और उसमें जहां जहां जिन कारखानों से वेस्टेज डाला जा रहा है उनको रोका जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य है नदियों का विकास करना। विकास का मतलब है नदियों का प्रवाह प्रॉपर बना रहे, उसके अंदर अशुद्धियां नहीं हो, उनका जो प्रवाह का क्षेत्र है उनका जो बेसिन है वो सुरक्षित हो, उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं हो, आदि आदि। नदी किनारे वनों का विकास करना ताकि अधिक से अधिक पेड़ पौधे और वन लगेंगे तो इससे जैव विविधता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा और प्राकृतिक संतुलन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी बन जाएगा और वृक्षारोपण भी हो जाएगा। नदियों के तल की सफाई ताकि बाढ़ नहीं आए, पर्याप्त जल प्रवाह उसमें होता रहे। और 4 स्टेट है इसमें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। ये गंगा नदी के किनारे यानी गंगा नदी इन्हीं स्टेटों से होकर प्रवाहित होती है। हालांकि इसमें झारखंड का कुछ भाग आता है तो लेकिन उसमें गंगा की सहायक नदियां आगे जाकर के मिलती है। तो
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जो है, इन राज्यों के अंदर मुख्य रूप से जो गंगा के किनारे बसे गांव है उनको गंगा ग्राम घोषित किया जाए, ताकि वो उनको इन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए उनका सहयोग लिया जाए और वो लोग गंगा की सफाई का ध्यान रखेंगे, इसको प्रदूषित होने से बचाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से कुछ निश्चित गांवों को गंगा ग्राम के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये थे उद्देश्य नमामि गंगे कार्यक्रम के। अगला प्रश्न आता है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? ठीक है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? तो वायु प्रदूषण चलो, तो वायु प्रदूषण की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो वायु प्रदूषण की सबसे पहले डिफाइन करना है इसको कि वायु प्रदूषण कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? वो जल प्रदूषण की तरह कि वायु में अवांछित तत्व जैसे जहरीली गैस का, धूल कणों का, दुर्गंध का, कुहासा, धुआं आदि के घुलने से जब इनकी सांद्रता हवा में बढ़ जाती है तो हवा मानव मात्र और जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होती है। तो ऐसी हवा को प्रदूषित हवा या इस प्रकार से इसको वायु प्रदूषण के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से अपन आसानी से इसका उत्तर है लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, धूम्र कोहरा किसे कहते हैं? तो नगरीय क्षेत्रों के अंदर प्रदूषण के कारण जब कोहरा आ जाता है और दृश्यता शून्य हो जाती है तो इसको धूम्र कोहरा कहा जाता है। कारण यही है कि यह शहरी क्षेत्रों में होता है और नगरों में, ठीक है, और नगरों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में धुआं होता है, तो उन धुएं के कणों के सारे जलवाष्प के कण है वो काफी अधिक तैरने लग जाते हैं और धरातल के पास में आ जाते हैं, जिसके कारण जो है दृश्यता समाप्त हो जाती है। और विशेष रूप से कहें तो दिल्ली जैसे शहरों के अंदर मुख्य रूप से सर्दियों के अंदर ये धूम्र कोहरे की कंडीशन है बहुत अधिक बार देखी जाती है और इसमें फ्लाइटें हैं उनको रद्द करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है या लेट करना पड़ता है। कई तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। धूम्र कोहरा। फिर अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? एसिड रेन क्या होता है? तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में उपस्थित जहरीली गैसें जैसे कि सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 वर्षा जल के साथ घुल करके HNO3 और H2SO4 आदि अम्ल बनाते हैं। और ये अम्ल बनने के बाद में वर्षा जल के साथ के अंदर यदि ये जमीन पे आते हैं तो ये अम्ल क्या करते हैं? वनस्पतियों के लिए, फसलों के लिए और जैविक समुदाय, मानव के लिए, सबके लिए हानिकारक होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इन अम्लों के द्वारा घुल करके जो वर्षा का पानी प्राप्त होता है, इस तरह की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इसमें दो तरह के एसिड बन रहे हैं, एक तो H2SO4, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर H2O की मात्रा यदि बढ़ती है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। और एक अपने पास में आया है HNO3, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, उसमें H2O जल की क्रिया होती है तो इसमें HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल बनता है इसके अंदर, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो ये दोनों अम्ल जो है किस प्रकार से कहें, मानव मात्र के लिए जब जल में घुल के आते हैं तो काफी अधिक हानिकारक होते हैं। तो इन तत्वों के घुलने से जो वर्षा जल के साथ प्राप्ति होती है, इस तरह की वर्षा को अपन क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? अब बात आ गई है ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि के अंदर अवांछित तत्व क्या घुलेंगे? इसमें तो अपने को लाउड देखना है कि आवाज, शोरगुल कितना ज्यादा है। साधारण यदि अपन देखें तो मनुष्य को साधारणतः मनुष्य है 60 से 70 डेसिबल, 60 से 70 dB डेसिबल होता है इसकी इकाई, तो इसको सहन कर सकता है। और 60 से 70 डेसिबल से अधिक आवाज यदि मनुष्य के पास पहुंचती है, साधारणतः अपन देखेंगे तो वो कर्णप्रिय नहीं होती, असह्य होती है, हानिकारक होती है। तो इससे मनुष्य को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि 70 से अधिक डेसिबल की जो शोर है वो प्रदूषित ध्वनि में शामिल की जाती है। अब ये होती कहाँ से? तो विभिन्न स्रोतों से निकली ध्वनि जब मानव के लिए असहनीय या असहज हो जाए तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। और इसका आधार है 60 से 70 डेसिबल से अधिक तेज ध्वनियां, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से ये ध्वनि प्रदूषण निकलता है? तो इसके लिए तो आपको पता है
ऐसे स्रोत जो अधिक आवाज करते हैं, जैसे उद्योग, कल कारखाने बार बार चलते हैं तो उससे, मशीनीकृत निर्माण कार्य चलता है कल कारखानों में तो उसी से निकलने वाली आवाज, तीव्र चालित वाहन, तेज जो ये वाहन चलते हैं, गाड़ियां चलती है ना, ट्रेन चलती है। इसके अलावा शायरन, जैसे कि ट्रेन का शायरन जो होता है काफ़ी तेज है, ये लाउड स्पीकर होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, धार्मिक आयोजनों में तेज आवाज़ के साथ बजाए जाते हैं तो उसके कारण भी। इसके अलावा तेज हॉर्न जो होता है, जैसे गाड़ियों का है, ट्रकों का है, रेलवे का है, इनका हॉर्न भी काफ़ी अधिक हानिकारक होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है, उसकी आवाज़ काफ़ी तेज होती है। इसके साथ साथ में वायुयान की आवाज़, तो फाइटर प्लेन गुजरते हैं, एरोप्लेन गुजरते हैं और वो कभी कभार थोड़े नीचे धरातल के पास से गुजरते हैं तो काफ़ी हद तक बहुत गर्जना के साथ में आगे बढ़ते हैं, काफ़ी तेज आवाज़ करते हैं, जो का एक ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक है। तो ये प्रमुख ऐसे कारक है जो क्या करते हैं, ध्वनि को प्रदूषित करते हैं, शोरगुल करते हैं, जिससे मनुष्य को अनेक प्रकार से नुकसान है वो पहुंचाते हैं। अब इसमें ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी हानि होती है, तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, अब इसमें प्रभाव क्या होता है, ये प्रश्न शायद दिखा नहीं मेरे को। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, एक तो बहरापन, यदि तेज ध्वनि होती है इससे मनुष्य के कान के पर्दे फट सकते हैं, है ना। इसके अलावा बार बार यदि ध्वनि रहती है तो चिड़चिड़ापन, है ना, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। एक अनिद्रा, यानी बार बार यदि ध्वनि प्रदूषण होता है तो नींद नहीं आती है मनुष्य के अंदर, तो ये समस्या हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं जो है मनुष्य के अंदर हो जाती है, ये ध्वनि प्रदूषण के परिणाम है। यानी मनुष्य में इस तरह की समस्याएं इससे हो सकती है और काफी हार्मफुल भी होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आता है साथियों, ध्वनि प्रदूषण विशिष्ट होता है तो स्थान विशिष्ट होता है, क्योंकि सभी जगह एक साथ ध्वनि प्रदूषण थोड़ी ना होता है, क्योंकि जहां जिस ओर जहां कारखाने चल रहे हैं वहीं पर ये मुख्य रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये स्थान विशिष्ट होता है, ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। उसके बाद में आता है ठोस कचरा किसे कहते हैं, ठोस कचरा किसे कहते हैं। शेष पार्ट की बात अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी साथियों को। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। 2025-26 से शिक्षा सत्र के लिए जो चेंजेज है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस और जल्दी तैयारी करने के लिए, बेहतर तैयारी के लिए मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आपके लिए एप्लीकेशन भी बना दिया है ना, सर्वा क्लासेज के नाम से, और वहाँ पे कोर्स भी मैंने पूरा डाल दिया है, मॉडल प्रश्न पत्र भी डाल दिए हैं। तो सभी साथी जुड़ेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ से जो कोर्स है वो आप ज्वाइन करेंगे और बहुत अधिक फायदा जो है आपको वहाँ से होने वाला है, और अपने स्कोर को बेहतर करेंगे इन्हीं आशाओं के साथ में। और एक बार पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये नववर्ष आपके लिए नई उम्मीद, नया उत्साह, नया जोश लेकर के आए, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले। इन्हीं भावों के साथ में आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।